हेलो स्टूडेंट्स, गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग अपनी एक चैप्टर नंबर 4 कंटिन्यू कर रहे हैं बच्चों। उसमें कुछ एक्सरसाइज हम पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियो आपके लिए रेडी की गई हैं। अभी ये 4.3 का सेकंड पार्ट रहेगा, ठीक है। बैक साइड में जा कर के बच्चों सारी वीडियोज़ आप लोगों को देख लेनी है। अभी ये क्वेश्चन नंबर 5 है जो हम लोगों को अभी स्टार्ट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात हो रही है, ठीक है। 3 मेथड हमने गुणनखंड विधि के हमने देखे हैं, ठीक है। पहला जो मेथड था वो सिंपल मेथड था, क्लास 9th का मेथड था। उसके बाद क्लास 10th में 2 मेथड आप लोगों ने और किए हैं, पूर्ण वर्ग विधि वाला मेथड और द्विघाती सूत्र, जो कि 4.3 की ही फर्स्ट पार्ट में दिए गए हैं। तो उनको एक बार देख लेना बहुत ज़रूरी है। वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ईजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो बच्चों अभी हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर, जिसमें लिखा है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित में और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योग 30 है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा यहाँ पर जब 2 सब्जेक्ट के को सम 30 है, आपका भी जब 2 सब्जेक्ट में नंबर टोटल जोड़ के 30 होता है तो आप क्या करते हैं, अगर एक में 10 नंबर है तो सीधी सी बात है दूसरे में 20 होंगे। कैसे पता चलता है? माइनस करके पता चल जाता है, ठीक है। साथ में एक स्टेटमेंट में आगे और लिखा हुआ है इसमें कि अगर मैथ में कम कर दिए जाएँ, मैथ में 2 अंक बढ़ा दिए जाएँ, अंग्रेजी में 3 अंक कम कर दिए जाएँ, तब जो अंक हैं उनको गुणा करते हैं तो 210 आता है। ऐसा क्वेश्चन में कहा गया। आपको बताना है कि दोनों विषयों में कितने कितने अंक थे शेफाली के। तो शेफाली के गणित में कितने अंक थे वो हम लिख लेंगे माना। क्या लिखेंगे बच्चों? माना। शेफाली के मैथ में अंक क्या लिखेंगे? शेफाली के गणित में अंक, माना शेफाली के गणित में अंक हैं कितने? x। तो जब गणित में x होंगे तो शेफाली के अंग्रेजी में कितने हो जाएंगे? आप लोगों को पता होगा कि अंग्रेजी में कितने हो जाएंगे। अंग्रेजी में हो जाएंगे 30 - x। क्योंकि दोनों को जोड़कर 30 है, तो एक में अगर x है तो दूसरे में 30 - x ही होगा। अब लिख लेते हैं प्रश्न अनुसार, जैसा प्रश्न में कहा गया। ठीक है, प्रश्न अनुसार जैसा प्रश्न में कहा गया। ज़्यादा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, क्योंकि जब लिख देते हैं हम प्रश्न अनुसार तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो देख लेते हैं क्या कि क्वेश्चन में कहा कि मैथ में अगर 2 अंक अधिक होते तो मैथ में जितने भी हैं 2 अंक अधिक कर देते हैं। अंग्रेजी में 3 अंक कम होते तो अंग्रेजी में 3 कम कर देते हैं। तो कहता है कि गुणा करते हैं ऐसे केस में तो 210 आता है, ठीक है। तो ऐसे केस में कितना आ जाता है? 210 आता है। तो ऐसा हमने लिख दिया है। अब यहाँ से क्या करेंगे, जैसे पहले आप लोगों ने वीडियोस देखी होंगी, उसके अंदर द्विघात समीकरण में इसको कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे किसी भी मेथड से। तो ये आ जाएगा बच्चों x+2 और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 27 माइनस में x घटा देंगे तो 27 बचता ना, x बराबर है 210। बच्चों सॉल्व करो, x को इंटू करो दोनों से तो आ जाएगा 27x। x के इंटू करेंगे तो माइनस का आ जाएगा x², ठीक है। 2 से इंटू करेंगे 27 दूनी 54, कितना हो जाएगा? 54। फिर 2 से इंटू करेंगे बच्चों 2x और ये आ जाता है 210, ठीक है। एक स्टेप और लिख लेते हैं यहाँ पर। माइनस का ये है x² और देखो 2 और ये घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 25। कितना आ जाएगा? 25। बच्चों 27x में से 2x घटा देंगे 25, सिर्फ बचा 54। कितना बचा? 54। और उधर ये बचेगा 210। इन सभी को वहाँ ले जा कर के चेंज करके साइन ले जाओ। ये माइनस है तो हो गया प्लस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा उधर जाके। और ये 54 है ना, तो ये तो इससे घट भी जाएगा, तो घटेगा तो कितना बचेगा? 156। कितना बचेगा? 156। बच्चों 210 में से घटा दो 54 तो बचेगा 156। अब आपको क्या करना है? दोनों को करना है, इसको ये जो आ गया है इसको करना है फैक्टर। अब फैक्टर किस मेथड से करें? लिखा नहीं होता है, एग्जाम में भी आता है, नहीं लिखा होता है किस मेथड से करें। 3 मेथड हैं, किसी भी मेथड से कर सकते हैं जो इजी है आपके लिए, ठीक है। तो जो इजी आपको लगता है, कई बार फैक्टर जो हमने किया था गुणनखंड विधि वाला, कई बार उसमें 2 पार्ट्स में डिवीजन करना होता है, ठीक है। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है ब्रेक करके, ठीक है। इस वाले पार्ट को नहीं आपको मान लो क्लियर है तो
डी वाले मेथड से कर लो, ठीक है, द्विघाती सूत्र। तो क्या करें, मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं, सिंपल जो मेथड द्विघात समीकरण वाला कौन सा था, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो 156 को क्या करें, आगे गुणा कर लेंगे, तो आ गया 156। अब 156 को देखो क्या किया, 1 से गुणा करते हैं, फिर इसको ब्रेक करते हैं ऐसे 2 पार्ट में कि उन 2 टुकड़ों को ऐड करें तो आए 25। तो देखो कितने से करेंगे, 2 से करेंगे, ये तरीका है, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे तो 2 चौक 8, सॉरी 2 तिया 6 और 2 निम 18, बस इतना ही आ रहा है अभी इसमें, ठीक है। तो अभी कितना बनेगा ये, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, तो 2 तिया 6, अभी 3 से भी कट जाएगा, ठीक है, तो 13 तिया 39, फिर 13 एकम 13। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टर कर लिया है अभी। अब ऐसा हमें करना है कि दोनों ऐसे फैक्टर होने चाहिए जिनको ऐड करके 25 आता हो। तो कितना हो सकता है, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। तो बच्चों 12 गुणा 13, ठीक है, 12 गुणा और 13, देखो ये तो आ गया 12 और ये 13। ऐसे हम अलग अलग पेयर बना करके देख सकते हैं, ठीक है, पेयर ऐसे जो भी सेट होता है आपका वो बना के देखो। तो ये बनाया 12 और एक 13, ऐसा करने से पॉसिबल है कि ऐड करके 25 आ रहा है, तो ये ले लेंगे, नहीं तो और सेट करके देखते हैं अपने हिसाब से, राइट। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस में इसको लिख लेंगे 12x और एक को लिख लेंगे 13x, प्लस में आ गया 156। देखो क्या है, दोनों को ऐड करके -25 आए, दोनों को ऐड करके कितना आए, माइनस का 25 आए। तो कैसे आ सकता है, ये भी माइनस ले लो, ये भी माइनस ले लो, यही तरीका है, ठीक है, ये भी माइनस ले लो, ये भी माइनस ले लो, ठीक है। कन्फ्यूजन है तो एक तरीका, फिर आप एक काम करें, अगर कन्फ्यूजन है तो हमने 25 को तोड़ा है ना 2 भाग में, तो देखो 25 को ऐसे तोड़ा 12 और 13, तो एक काम कर लो, पहले ऐसे लिख लो 12 और 13, फिर लिख लेते हैं x, ये ठीक है भाई। इन दोनों को गुणा करते हैं 156 भी आता है, इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये भी आ रहा है। अब अगले स्टेप पे आप कर लो ऐसा, अगर कन्फ्यूजन है तो क्या करें, अगले स्टेप पर ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये 12x, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये भी माइनस का हो गया, ओपन कर लिया। पहले पार्ट्स वीडियोस देखें, उसमें मैंने ऐसे ही बताया है वैसे, ठीक है। कॉमन जो आता है इन दोनों पार्ट्स में, कॉमन आपने लिया होगा, राइट, इसमें देखो कॉमन लेंगे, इसमें कॉमन लेंगे, आता है तो जल्दी जल्दी कॉमन लें, आंसर निकालें, कमेंट करें कि क्या आंसर आया। कॉमन ये लिया तो यहाँ बचेगा x माइनस में 12, यहाँ पर कॉमन आ जाएगा कितना, 13 कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा x माइनस में 12। माइनस का कॉमन इसलिए लिया क्योंकि माइनस वाला हो गया प्लस, प्लस वाला माइनस, तभी ये दोनों एक जैसे होंगे। एक जैसा आना बहुत ज़रूरी है, ये हर वीडियोज़ में बताया हुआ है आपको पहले, ठीक है। तो पहले वाली वीडियो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं देखने के लिए, राइट, क्योंकि जो सिस्टमेटिक तरीका हम लोगों ने फॉलो किया है, जैसे जैसे एक एक स्टेप आपको क्लियर किया है, वो तभी पता चल पाएगा। और x की वैल्यू यहाँ से 2 बार हमने ऐसे कर लिया। आप लोगों को पता होगा, जो स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं, उधर जाके ये हो जाएगा 12 और ये उधर जाके हो जाएगा 13। शॉर्ट बीच में वीडियो को स्किप करके देखने में आपको ज़रूर प्रॉब्लम होगी, ठीक है, क्योंकि जो जो बातें हम बीच बीच में बताते हैं, ठीक है, वो स्टेप बाय स्टेप ही बताई जाएगी। ऐसा नहीं है कि कभी हम एक ही क्वेश्चन बता देते हैं, हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप है। पूरा देखना बहुत ज़रूरी है फर्स्ट टाइम। सेकंड टाइम तो आप रिपीट करना चाहते हैं तो आपको पता होता है कि जितना स्किप करना है, कहाँ स्किप करना है, आप देख सकते हैं। अभी आगे x की वैल्यू 12 और x की वैल्यू 13। अब हम यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि शेफाली के जो नंबर आए होंगे ना, वो कितने आए हैं, 12 और 13। अगर उसके यहाँ पर नंबर आए हैं 12, ऐसा पॉसिबल है, कितने नंबर आए होंगे उसके, 12। अगर यहाँ पर उसके इसमें गणित में अगर नंबर आए होंगे उसके 12, कितने, अगर गणित में कितने नंबर आए होंगे उसके 12, तो आपको लिखना है। तो अंग्रेजी में कितने आए होंगे उसके नंबर, तो अंग्रेजी में बच्चों नंबर आए होंगे उसके 30 में से घटाने के बाद, यानी 18, ये पॉसिबल है, ठीक है। और अगर उसके अंग्रेजी में नंबर आए होंगे 13, तो फिर इसमें आए होंगे बच्चों 17, ठीक है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बनती हैं, ठीक है। तो ये आंसर हो गया हमारा कंप्लीट, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर अब 6 पे हम आ जाते हैं, राइट। 6 नंबर क्वेश्चन देखें, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखें क्या लिखा है, एक आयताकार खेत का विकर्ण, तो आप लोगों को पता होगा, हाँ जी 6, बस एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। बच्चों एक आयताकार जो विकर्ण है, ठीक है, विकर्ण आपको पता होगा, आयत आपको पता होगा, तो एक आयताकार का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 अधिक है, ये बता दिया है क्वेश्चन में। और यदि बड़ी भुजा
छोटी भुजा से 30 अधिक है, ये बता दिया। तो खेत की भुजाएं ज्ञात करनी है, तो ये आप लोगों को खुद करना है, ठीक है। थोड़ी सी हिंट मैं आपको जरूर दे देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, लेकिन आपको करना खुद है। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोगों को बताना है, ठीक है। बताना कैसे है, कमेंट सेक्शन में नीचे देखिए कमेंट आता होगा, वहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है, वहाँ पर कमेंट करें और बताएं कि क्या प्रॉब्लम आपको आती है वहाँ पर, ठीक है। सॉल्यूशन पूरा चाहिए तो कांटेक्ट करें, आपको मिल जाएगा। देखिए ये आयत है, ठीक है, आयताकार खेत का विकर्ण। बच्चों विकर्ण ये वाला पार्ट होता है, विकर्ण आपको पता है 2 विकर्ण होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। आयताकार विकर्ण कितना है, छोटी भुजा, तो छोटी तो आपको पता होगी, छोटी है, नहीं पता तो पहले इसी को मान लो, क्योंकि इसी को कह रहा है, इसी से छोटी बड़ी, यही नहीं पता हम लोगों को। तो आयताकार क्या है, विकर्ण छोटी भुजा से 60 अधिक है, तो छोटी कितनी है, छोटी ही तो x है, तो लिख देंगे x + 60। अब पता चल जाएगा, ये नहीं पता छोटी, अब यही आ गई, ठीक है। यहीं से नहीं पता चल रहा था हम लोगों की विकर्ण कितना है, छोटी भुजा से 60 बड़ा, अब छोटी कितनी है, छोटी नहीं पता, छोटी को ही x मान लिया। अब यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 अधिक है, अब बड़ी भुजा तो ये है ना, ये छोटी भुजा, ये बड़ी और ये विकर्ण, तो ये इससे 30 अधिक है, तो ये वाली भी पता चल गई। बस x नहीं पता, अगर x हम लोगों को पता हो तो मैटर सारा क्लियर हो जाएगा। तो मैटर क्लियर होगा, कैसे होगा ये, आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल होता है, पाइथागोरस ये ट्रायंगल है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। पाइथागोरस फॉर्मूला लगा लेंगे, ये समकोण त्रिभुज बन गया है। तो बच्चों समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो ऐसे फॉर्मूला लग जाता है। चलो ये भी आपको बता दिया है कि ये वर्ग कर्ण का स्क्वायर है सबसे बड़ी भुजा का, और ये x का स्क्वायर है, और ये x + 30 का स्क्वायर है। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा क्या, एक द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं वो आप लोगों को आता है, कमेंट सेक्शन में बताइए आंसर अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पर क्या लिखा है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। भाई दो संख्याएं हैं, वर्ग मतलब उसका स्क्वायर, वर्ग मतलब क्या हो गया, उसका स्क्वायर होता है वर्ग, वर्गों का अंतर 180 है, ठीक है। दो संख्याएं हैं, उनका वर्ग करेंगे तो 180 आएगा, उनके डिफरेंस लेकिन, राइट। अब छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। देखो इसमें ये भी लिखा है कि छोटी संख्या का अगर हम वर्ग करते हैं तो वो बड़ी संख्या का 8 गुने के बराबर है। दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसे करें हम इस क्वेश्चन को कि माना छोटी संख्या है, माना छोटी संख्या क्या है, x, छोटी संख्या x है, ठीक है। दोनों, एक को x और दूसरे को y मान लेते हैं तो ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम दोनों को x की फॉर्म में भी ले सकते हैं, ठीक है, आप करके देख सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा बड़ा जाएगा। तो क्या लिखें, छोटी संख्या को x माना। अब क्या लिखा, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है। तो देखिए यहाँ पर साथ में अब हमने ये तो मान लिया एक, ठीक है, ये हमने स्टेटमेंट मान लिया। अब हम सीधा यहाँ लिख लेते हैं प्रश्नानुसार। क्या लिख लेते हैं, प्रश्नानुसार लिख लेते हैं। देखो प्रश्नानुसार क्या है कि छोटी संख्या का वर्ग, ये कर दिया हमने छोटी संख्या का वर्ग। छोटी संख्या का वर्ग किसके बराबर है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है। अब बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या हमने मानी है, यहाँ पर लिख लेते हैं कि बड़ी संख्या है y। क्या माना था हमने, y। तो ये हमने इक्वेशन बना ली है, ये इक्वेशन यहाँ पर बनती है। छोटी संख्या अगर x होगी और बड़ी संख्या होगी y, तो क्वेश्चन में प्रश्न अनुसार क्या बोला गया कि x का स्क्वायर बड़ा होगा 8y के, क्योंकि बड़ी संख्या का जो वर्ग करें वो छोटी संख्या का वर्ग के बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है, ये बताया गया। उसके बाद बताया दोनों के वर्गों का अंतर 180 है। तो क्या करें, दोनों को वर्ग करें, तो बड़ी संख्या में से छोटी घटाएंगे, तो बड़ी संख्या कितनी है y का स्क्वायर, छोटी संख्या कितनी है x का स्क्वायर। देखो दोनों का वर्ग, बड़ी संख्या का वर्ग घटाया छोटी संख्या का वर्ग, तो लिख देंगे 180। ये हमारा स्टेटमेंट हो गया सेकंड, ठीक है। दो हमने यहाँ पर बना दिया अपना समीकरण, दूसरा और पहला ये। अब इनको सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पर क्या किया जा सकता है कि हम x स्क्वायर को लिख सकते हैं, क्या 8y लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखो, एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 8y, तो डायरेक्ट लिख दो यहाँ पर 8y, और ये बराबर है 180, ठीक है। लिख देंगे क्या, इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 को यूज़ करने पर क्या लिख दें, समीकरण 1
प्रयोग से, ठीक है, समीकरण 1 प्रयोग करने पर। भाई 1 को भी यूज़ हमने यहाँ पर यूज़ किया है कि इस वाली इक्वेशन में ये वाला वैल्यू को यहाँ पर रख दिया है। तो ये जो एक्स स्क्वायर था ना, एक्स स्क्वायर को हम 8y लिख सकते थे, ये आ गया। अब ये है वाई स्क्वायर माइनस में 8y, उधर जाके आ जाएगा 180। अब इसके हम फैक्टर कर सकते हैं। अब ये पूरा जो हमारा है क्वेश्चन, ये किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, y की फॉर्म में। तो y के फैक्टर यहाँ पर कर लेंगे। देखो y के फैक्टर किस तरीके से करें यहाँ पर, तो देखते हैं एक बार कि 180 के फैक्टर क्या होंगे, यहाँ पर 180 के फैक्टर वो देख लेते हैं, ठीक है, कि घटाने पे कितना आता हो, 8 आता हो। तो देखो वैसे 180 के फैक्टर डायरेक्ट भी देख लीजिए तो 10 गुणा में 18, अगर 10 गुणा 18 करते हैं तो 180 आता है, ठीक है, 10 गुणा 18 180 आता है। आपस में घटाने पर 8 भी आता है, तो हम इसको लिख लेंगे यहाँ पर क्या, कि इन यहाँ से पता लगता है कि दोनों को प्लस करना है कि माइनस, तो आपस में माइनस करना है। तो 18 माइनस में ये y माइनस में 180 0। अब आप क्या करेंगे, देखो ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये आ जाएगा 18y, ये हो जाएगा माइनस का 10y। ब्रैकेट ओपन किया, ये माइनस हो गया, माइनस वाला हो गया था प्लस। अब आप लोगों को कॉमन लेना, देखो कॉमन क्या है, यहाँ से और यहाँ से कॉमन लें। कॉमन यहाँ से कितना आ रहा है, y कॉमन है। जैसे ही y कॉमन लेंगे तो यह बचेगा y माइनस में 18, और जैसे ही यहाँ से कॉमन लेंगे कितना 10, तो बचेगा y माइनस 18। दोनों का सेम आना ज़रूरी है, जैसा कि आपको कई बार बताया गया, दोनों का सेम आना ज़रूरी है, नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं मिस्टेक है। तो सेम आता है तो अब इसको एक बार लिख लेंगे जो सेम आया, और इसको लिख लिया एक बार। साथ के साथ आप लोगों को भी ट्राई करते चलना है, राइट, और जो बचे हुए क्वेश्चन है वो करने हैं। तो y की दो वैल्यू क्या पॉसिबल है कि y माइनस में 18 करें, एक बार 0 और फिर एक बार इस वाले पार्ट के बराबर रखें 0, ऐसे। तो y की वैल्यू हो जाती है 18, समझ आ गया होगा, और y की वैल्यू आ गई है -10। समझ आया तो यस लिखें, नहीं आया तो नो लिखें, ठीक है। तो ये एक y की वैल्यू है और ये x। तो दोनों जो संख्याएं हैं ना, तो हमने क्या कर लेना है, वैल्यू हम लोगों को लेनी है पॉजिटिव वाली। तो हम 18 ले लेते हैं, ठीक है, माइनस वाले को छोड़ देते हैं कि तो वैल्यू क्या हो जाती है हमारी 18। तो एक वैल्यू तो हमारी 18 आ गई है, और दोनों संख्याएं निकालनी है। देखो एक वैल्यू 18 है तो दूसरी वैल्यू निकालनी है, तो पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। y का मान समीकरण 1 में रखने पर ऐसे लिख लेंगे। कहाँ लिख देते हैं, यहीं पर लिख लेते हैं। y का मान, जो y का मान आया समीकरण 1 में रखने पर, किसमें, समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर ऐसा लिख लेते हैं, समीकरण 1 में रखने पर। तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें रख लेते हैं समीकरण 1 में। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर है 8y, और y की वैल्यू 18 है, तो ये आ गया 18। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाता है, अंडर रूट लग जाता है, आपको पता है। तो 18 गुना में ये 8, अंडर रूट लग गया। अब यहाँ से जो भी बाहर आता है वो लिखना है, आपको फैक्टर पता है कैसे बनेंगे, 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 8 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2, और 18 को लिख सकते हैं 2 गुणा में 3 गुणा में 3, ठीक है, 3 दूनी 6 18। जो बाहर आता है बाहर लिखो, 2 बाहर है, ये 2 बाहर और एक 3 बाहर है, तो 2 गुणा में 2 गुणा में 3, ये 2 बाहर, ये 2 बाहर, ये 3, और 4 तिया 12। तो आंसर 2 हमने कैलकुलेट कर लिए हैं कि पहला जो हमारा है 18 और दूसरा है 12। तो आप देख सकते हैं कि जो छोटी संख्या लिख देना, छोटी संख्या बराबर है 12 और बड़ी संख्या बराबर है 18। छोटी संख्या को x माना था, x की वैल्यू है 12, बड़ी संख्या y थी तो y की वैल्यू 18। तो ये 2 आंसर यहाँ से निकल गए हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिक कर दें। अब जब 360 किलोमीटर कोई गाड़ी जाती है और अगर उसकी स्पीड बढ़ा दी जाए तो वो तो टाइम कम लेगी ना, जल्दी पहुंच जाएगी, क्योंकि तो 1 घंटा कम समय लेती है। क्वेश्चन में बता भी दिया गया है। तो रेलगाड़ी की चाल क्या है, जो नहीं पता वो हमें निकालनी है, और जो नहीं पता है उसको x मान लेना है, ठीक है। तो माना, ये आप लोगों को खुद करना है, ठीक है। तो माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल, आपको ऐसे लिखना है, माना रेलगाड़ी की चाल
ये हिंट आपको दे दी जाएगी, बस निकालना थोड़ा रह जाएगा आप लोगों को, ठीक है। माना रेलगाड़ी की चाल है x किलोमीटर पर आवर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसलिए आपको थोड़ा और ज़्यादा बताया जाएगा, नहीं तो हिंट लेके छोड़ दे। अब क्या किया बच्चों, ये आ गया रेलगाड़ी की चाल आपको पता है, साथ में आप ये भी लिखें कि समय जो होता है ना वो दूरी बटे चाल होता है, ये आप लोगों को लिखना है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। जैसा प्रश्न में कहा वो देखते हैं हम, ठीक है। प्रश्न में क्या कहा गया कि 360 किलोमीटर की दूरी, तो दो टाइम बना लो यहाँ पे, देखो टाइम वन, पहला टाइम तो क्या है, अगर हम 300, ये टाइम समय, ठीक है, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, क्या फॉर्मूला ये, t इज इक्वल टू डी अपॉन एस, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम वन, दो बार जैसे टाइम, और दूरी कितना चले 360, और स्पीड क्या हो, ये वाली हो, तो टाइम हमें लगता है इतना, फर्स्ट ये टाइम लगता है। टाइम कितना लगता है, दूरी बटे चाल। अगर हम 360 किलोमीटर जाते हैं, एक्स की स्पीड से जाते हैं, तो इतना समय लगता है। लेकिन अब अगर स्पीड बढ़ा दी जाए तो ये आ जाएगा टाइम 2। दूसरा टाइम ये देखो, यही दूरी जाने में अगर स्पीड क्या कर दी जाए, बढ़ा दी जाए, ट्रेन की स्पीड 5 किलोमीटर अधिक कर दी जाए, तो ये हो गया अधिक। अब आप यहाँ पर देखें, अलग अलग निकाल लिया आराम से, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये फर्स्ट वाला टाइम है, सेकंड वाला टाइम है। अगर हम स्पीड से जाते हैं तो कितना टाइम, ये वाली स्पीड से जाते हैं तो कितना टाइम। तो आप लोगों को क्वेश्चन में ही बताया था कि जब गाड़ी तेज़ चल रही है तो 1 घंटे का समय कम लग रहा है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, क्या है कि यहाँ T1 बड़ा है क्योंकि वो गाड़ी धीरे चल रही है, और T2 छोटा है। तो कन्फर्म है क्या कि हम टाइम 1 बड़ा है तो इसमें से टाइम 2 घटाएंगे तो 1 घंटे का समय आता है। क्वेश्चन में बताया ऐसा कि दोनों के डिफरेंस है टाइम। तो हम लिख लेते हैं 360 डिवाइड बाय एक्स, ठीक है, ये ज़्यादा समय ले रहा है, ये ज़्यादा तेज़ चल रही है गाड़ी तो ये कम समय ले रहा है, ठीक है। तो 360 ये कम समय ले रहा है, तेज़ चल रही है ना गाड़ी, स्पीड तेज़ है तो कम समय। अब ये भी समय और ये, तो ये बन जाती है एक इक्वेशन। पहले निकालना है आपको यहाँ से द्विघात समीकरण द्विघात आ ही जाएगा, सॉल्व करेंगे इसको स्टेटमेंट को, और फिर आपको कैलकुलेट कर लेना है अपना आंसर। द्विघात समीकरण का जो भी आप मूल निकालें वो आपको निकाल लेना है, ठीक है। तो काफ़ी तो हो गया ये। अभी आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ज़्यादा फोकस आप लोगों को वैसे कहाँ पर रखना चाहिए अपना, कि इक्वेशन किस तरीके से बना लेनी है, ठीक है। वहाँ तक पहुँचने के बाद तो सॉल्व करना है, वो आपको आना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है कि 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटे में भर देते हैं, पूरा भर देते हैं। अब कह रहा है कि बड़े व्यास वाला जो नल है, जो बड़ा व्यास वाला है वो तो जल्दी भरेगा, टाइम कम लेगा, ये ध्यान रखना है आपको, भरने में कम, ठीक है। हाँ, तो क्या लिखा है कि बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम लेता है, तो बड़े वाला तो टाइम लेगा ही कम। तो प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में समय ज्ञात कीजिए। देखो तो छोटे व्यास वाले ने जो समय लिया और जो बड़े वाले ने लिया, ठीक है, तो हम लिख लेते हैं कि बड़े व्यास वाले नल द्वारा लिया गया समय, क्या लिखेंगे, बड़े व्यास वाले नल द्वारा लिया गया समय, ठीक है, या फिर लिख लो बड़े नल द्वारा लिया गया समय। बड़े व्यास वाले नल द्वारा लिया गया समय, भाई कितना समय लिया भरने में, तो लिख लेंगे x घंटे। भाई बड़े जो व्यास वाला नल है उसने कितना टाइम लिया होगा, x घंटे लिया होगा। तो छोटा जो है व्यास वाला तो उसने तो ज़्यादा लिया होगा ना, क्योंकि वो कम धीरे भरेगा, तो उसने समय लिया 10 घंटे ज़्यादा। कितना समय लेता है, 10 घंटे अधिक समय लेता है। तो यहाँ पर लिख देंगे बड़े था, अब लिख देंगे छोटे, ठीक है, कि छोटे व्यास वाले नल ने समय लिया कितना, 10 घंटे ज़्यादा, क्योंकि वो छोटा है, धीरे भरेगा तो समय लेगा ज़्यादा। तो 10 घंटे समय, x प्लस 10 घंटे, जितना भी उसने लिया था उससे भी 10 घंटे ज़्यादा। अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन बनानी है कि प्रत्येक नल ने कितना लिया समय, ये आपको निकालना है। और जबकि दोनों को एक साथ चला दिया जाता है तो 9 सही 3/8 घंटे का समय ये लेते हैं। तो अब यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी, वो
एक स्टेटमेंट और लिख लेते हैं हम यहाँ पर कि जिस हौज को ये भर रहे हैं तो वहाँ पर कुल पानी है, तो हम कितना लिखें उसको, हौज में कुल पानी, ठीक है, जिस हौज को ये भर रहे हैं, ठीक है, जिस हौज को ये भर रहे हैं, टैंक को भर रहे हैं जिसको भी, तो हौज में कुल पानी x1 मान लेते हैं, राइट। ये माना है हमने, क्या माना है, ये माना है x घंटे, और ये भी हमने मान लिया कि कुल पानी कितना भी मान सकते हैं, मानने को तो हम 100 भी मान सकते हैं कि 100 लीटर है, ठीक है। तो हमने टोटल 1 यूनिट मान लिया, 1 यूनिट कितनी भी हो सकती है, राइट, कि 1 यूनिट लिख लिया। अब प्रश्न अनुसार, ठीक है, प्रश्न अनुसार अब ध्यान से आप लोगों को समझना है, ये समझने वाला पॉइंट है यहाँ पर कि टोटल जो पानी है ना ये x घंटे में भरता है, ये सारा का सारा पानी x घंटे में भरता है, समझने वाली बात है, ठीक है। तो जब ये पूरा पानी x घंटे में भरता है तो एक पानी कितने घंटे में भरता है, ये 1 घंटे में कितना पानी भरता है, राइट। ये सारा पानी x घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में बड़े नल द्वारा भरा गया पानी, ठीक है, ये समझने वाला है आपको कि 1 घंटे में बड़ा नल कितना पानी भरता है, भरा गया पानी कितना भरा जाएगा भाई, 1 में x भरा जाएगा, ठीक है। देखो जब वो पूरा एक टैंक, एक यूनिट x घंटे में भर देता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, तो 1 डिवाइड बाय x में भरेगा, ठीक है भाई। आप 100 लीटर पानी है, अगर कितना है 100 लीटर पानी आप 5 घंटे में भर देते हैं, 100 लीटर पानी कोई 5 घंटे में भर देता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, तो 100 डिवाइड बाय 5 ही करेंगे, तो तभी तो पता चलेगा 1 घंटे में 20। तो यहाँ पर भी सेम वही सिचुएशन है, टोटल पानी 1 है और सारा ये 1 पानी x घंटे में, तो 1 घंटे में कितना, तो उस समय से ही डिवाइड किया। जैसे यहाँ पर ऊपर क्या लिखा है, पानी टोटल यानी कुल पानी ऊपर लिखा, और नीचे लिखा कुल समय नीचे लिखा है, क्या लिखा है, कुल समय। तो बात को समझे, पानी ऊपर और समय नीचे, तो निकाल देते हैं कि 1 घंटे में कितना पानी भरा, तो ऐसे निकल जाता है, राइट। तो वही यहाँ पर किया है, तो 1 घंटे में बड़े नल ने इतना पानी भरा और 1 घंटे में छोटे नल ने कितना पानी भरा, ठीक है भाई। छोटे नल ने कितना भरा होगा, तो 1/x + 10 भरा होगा इसने भाई। जब 1 घंटे में इसने इतना भरा, 1 घंटे में इसने इतना भरा, तो समझने वाली बात ये है कि क्वेश्चन में बताया गया था क्या, कि दोनों नल को इतने घंटे चलाया गया। क्वेश्चन कहता है भाई 1 घंटे में ये इतना पानी भरता है, तो आप मुझे बताओ कि 9 सही 3/8 घंटे में इसने भी पानी भराया 1/x, ठीक है। इसने देखो, इसने ऐसे लिख लेते हैं, ये भरा इसने, प्लस इसको इतने घंटे चलाया गया, दोनों को इतने घंटे चला गया, और 9 सही 3/8 दूसरे वाले को भी इतने घंटे चलाया गया। जब ये 1 घंटे में इतना पानी भरता है, तो इतने घंटे में कितना पानी भरा, इसने इतने घंटे में कितना पानी भरा, तो टोटल देखो दोनों को, इसको भी इतने घंटे चलाया गया, इसको भी इतने घंटे चलाया गया, तो इन्होंने सारा पानी भर दिया जो कि था 1। ये स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा समझने वाली है, ठीक है। 1 घंटे में इसने पानी भरा इतना, 1 घंटे में पानी भरा इसने इतना, अब इसको इतने घंटे चलाया गया, इसको भी इतने घंटे चलाया गया, तो ऐसा करने से सारा काम हमारा था 1, तो 1 हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाला स्टेटमेंट है ये। अब क्या करें, आप कॉमन ले सकते हैं, जो कॉमन आता है, तो कॉमन तो ये वाला पार्ट है, तो कॉमन ले लो इसको, 3/8 कॉमन ले लिया। उसके बाद ये कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि जो समझने वाला पार्ट है वो यही है ये। अब आप देखें तो 9 8 72 और 3 75, कितना हो जाता है बच्चों, 75/8 कितना है ये, 75/8। तो अब आप क्या करें भाई, x/10 और x 1/x और यह गया 1/x + 10, तो ये 75/8 है। लेकिन आपको पता है कि उधर जाके तो गुणा हो जाएगा, इसमें पलट जाएगा, तो 75/8 को पलट के कर देंगे 8/75। अब ये एक ऐसी इक्वेशन बन गई है जो हम लोगों को सॉल्व करनी रह जाती है, ठीक है। तो स्पेस थोड़ा सा अभी बड़ा चाहिए, यहाँ पर स्पेस देख लेते हैं 1 मिनट, क्योंकि स्पेस
देखें, आगे तक स्पेस चाहिए पूरा। तो अब ये स्पेस हो गया। देखिए क्या लिखना है यहाँ पर, ठीक है, सॉल्व करना रह गया है। बाकी इसको आप लोगों को पता होगा कैसे सॉल्व कर रहे थे हम लोग। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, राइट। क्या कर देंगे, दोनों का एलसीएम। तो एलसीएम आप लोगों को पता है कितना हो गया, एक्स प्लस में 10, ठीक है। क्रॉस इंटू एलसीएम लेते हैं, क्या करते हैं, ये कट जाएगा, ऊपर ये वाला पार्ट इससे इंटू हो जाएगा, प्लस अब ये वाला कट जाएगा 10 से, तो बच्चों x बचेगा, वो ऊपर इंटू हो जाएगा। और यहाँ पर कितना बचा था, 8/75, ये बचेगा। सॉल्व करना रह गया वैसे तो इंटू करेंगे तो आ गया 2x और ये है 10, ठीक है बच्चों। इंटू करें x², x को इससे करेंगे तो 10x, और ये बराबर आ जाएगा 8/75, ठीक है। छोटा होता है तो करेंगे ज़रूर, क्योंकि 2 कॉमन आ रहा है तो छोटा कर लेते हैं। 2 ऊपर से कॉमन है तो अंदर बच गया x + 5, ठीक है। फ़ायदा क्या होगा वो देख लेते हैं, क्या फ़ायदा हो जाएगा यहाँ पर। ये देखो ये क्या हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा। देखो काट दो इसको, 2 चौके 8, कट गया। अब क्रॉस इंटू कर लो, और कुछ नहीं हो नहीं सकता इसमें, इंटू कर लेंगे तो आ जाएगा 4x² और ये हो जाएगा 40। कितना हो जाएगा, 40x, ठीक है। 4x² और 40x। 75 से इंटू कर लेंगे उधर, सिर्फ 75 यहाँ से, तो 75x और इंटू करेंगे इसको तो 5 × 5 = 25, 2 और 5 × 7 = 35 और 2 = 37, ये आ जाएगा। अब क्या करें, ले जाके इस साइड इसको माइनस कर देते हैं। 4x², ये 75 है, ये 40, घटा दो उधर ले जाके माइनस कर देंगे, ये भी उधर ले जाके माइनस कर देंगे। इसका फैक्टर हम लोगों को देखना है अभी, ठीक है। तो फैक्टर हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, तो डी वाले मेथड से कर सकते हैं, ठीक है, डी वाले मेथड से कर लेते हैं, और या फिर इन दोनों को इंटू कर लेते हैं, फिर घटा करके देखना पड़ेगा कितना आएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको एक बार, तो कितना था इसको, सबसे पहले तो आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, यहाँ 0 बचा था। मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो 375 को इससे इंटू कर लो, ठीक है भाई। 375 को जैसे ही 4 से इंटू किया हम लोगों ने, सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा, 5 चौके 20 और 2, ठीक है, और 7 चौक 28 और 2 30, 4 × 12 और 3 15, तो 1500 आएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करके उसके फैक्टर करने हैं आप लोगों को, ठीक है। तो फैक्टर कर लेते हैं इसके, किस तरीके से करोगे, 2 से काटो, 2 से काटेंगे आएगा 750, आधा हो गया। फिर 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 375, ठीक है। 2 से काटेंगे, 3 से काट दो, 3 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 5 से काट देंगे 25, 5 से काट देंगे 5 एकम 5, इतना आ गया भाई। अब आप लोगों के 2 पेयर यहाँ पर ऐसे सेट करने हैं जिनको आपस में घटाने पर 35 आता हो, ठीक है। तो घटाने पर 35 आता हो तो कैसे लिख सकते हैं, देखो 5 पंजे 25 हो गया एक तो, और अलग अलग पेयर बना के देख लो, और ये बन जाएगा 5 × 15, 15 30 और 30 दूनी 60, तो 60 और 25 का बनता है, क्योंकि 60 और 25 बनता है कितना, घटाने पे आ जाएगा 35, तो 60 और 25 ये दोनों ठीक है, ठीक है। दोनों को आपस में घटाने पर 35 आना चाहिए, आ जाता है। बाकी आप दूसरे भी सेट करके देख सकते हो, अगर नहीं आता है तो, जैसे 25 और 5 पंजे 25 और 25 दूनी 50, इनको कर लो, फिर बाकी को अलग इस तरीके से बना के देख सकते हैं, राइट। तो हम लोगों ने जो बनाया पेयर वो लिख लेते हैं कि हमने बनाया 60 और 25 को गुणा करते हैं अगर, तो आ जाता है अपना 1500, और घटाते हैं आपस में इनको तो आ जाता है 35। तो ऐसा हमने लिख लिया अभी फ़िलहाल। अब ब्रैकेट अब खोल के देख लो यहाँ पर, ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। ब्रैकेट करो तो ये माइनस आ जाएगा और ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा। 375 कॉमन आता है, जो कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या है इसमें, 4 के टेबल में आते हैं दोनों, x भी कॉमन है, तो बचेगा यहाँ पर x माइनस में
15। यहाँ पर क्या कॉमन है, 25 कॉमन लेना है, बिल्कुल सेम टू सेम आ जाएगा। 25 कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना, x माइनस में 15। तो देखिए यहाँ पर दो वैल्यू आ गई, एक तो x प्लस में ये आ गया 4x प्लस, और ये x माइनस में 15, 0, राइट। तो x की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करनी है हम लोगों को। तो x की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। देखो x की वैल्यू यहाँ से तो आ जाती है 15, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आती है 25/4 माइनस में। तो ये तो नॉट एप्लीकेबल है, ठीक है, ये वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो x की वैल्यू को हम 15 लेंगे, तो यानी x की वैल्यू 15 है, तो यहाँ पर क्या है, बड़े व्यास द्वारा लिया गया समय। तो बड़े व्यास वाला कितना था, तो जो बड़ा नल है वो कितना समय ले रहा है, x की वैल्यू निकाली हमने कितना 15, तो बड़ा वाला जो व्यास है वो 15 टाइम लेगा, ठीक है, 15 घंटे, 15 आवर्स। और जो छोटा है वो तो ज़्यादा टाइम लेगा ना, इससे छोटा नल, तो छोटे नल द्वारा समय कितना लिया गया था, 10 घंटे ज़्यादा। तो 10 और ऐड कर दें इसमें बच्चों, तो आ जाएगा ये कितना 25। तो ये दो आंसर इसके आ गए हैं, ठीक है। अभी हम आ जाते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्क्रीन थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ, तो अभी आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, इसमें क्या लिखा है, मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी, ठीक है, सवारी वाली रेलगाड़ी से 1 घंटा कम समय लेगी, क्योंकि जो एक्सप्रेस गाड़ी है वो तेज़ गति से चल रही है, और जो छोटी वैसे गाड़ी रहेगी सवारी वाली, ठीक है, ये पैसेंजर, तो वो कम समय लेती है। और ये माना गया है कि मध्य स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में ना दिया जाए, मतलब वो नहीं माना जाएगा, जो समय रुकी है गाड़ी वो नहीं मान रहे हम लोग। सो क्या लिखा है उसके बाद, यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी वाली गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक हो, ठीक है, तो उसकी गाड़ी की स्पीड अधिक है जो तेज़ चल रही है एक्सप्रेस वाली, तो दोनों की औसत गाड़ियों की चाल कितना है ये आप लोगों को बताना है। साथ में ये भी बता दिया था कि 1 घंटे का कम समय लेती है, क्योंकि वो तो ज़्यादा तेज़ चल रही है तो समय कम लेगी। तो आपको ये तो बताया ही है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच की दूरी कितनी है। अब कितनी हम स्टेटमेंट लिखें, क्या क्या लिखें, नहीं, थोड़ा ही लिखेंगे कि माना, ठीक है, टाइम भी बचाना बहुत ज़रूरी है। माना जो एक्सप्रेस गाड़ी की गति है, कि माना, ठीक है, तो माना क्या कि एक्सप्रेस वाली जो गाड़ी है उसकी गति, ठीक है, एक्सप्रेस गाड़ी की गति कितनी है, x किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर, तो हमने लिख लिया एक्सप्रेस गाड़ी। उसके बाद है सवारी वाली गाड़ी की स्पीड कितनी है, 11 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक है, ठीक है। तो कौन सी वाली अधिक है, एक्सप्रेस वाली गाड़ी की। एक्सप्रेस वाली गाड़ी की औसत चाल सवारी वाली गाड़ी से 11 किलोमीटर घंटे की स्पीड अधिक थी। तो एक्सप्रेस वाली की अधिक थी तो सवारी वाली की कम है, तो सवारी वाली गाड़ी की गति कितनी है, कम है, 11, ठीक है बच्चों, इतना कॉमन सी बात है। अगर आप इसको x मानोगे तो उसको x + 11 लेना पड़ेगा, क्योंकि वो ज़्यादा है। अब देखें ना, ये ज़्यादा है ये कम है, तभी इसमें 11 घटा है, ये इससे 11 बढ़ी है, ऐसे लिख लिया हम लोगों ने। अब आपको क्या करना है, प्रश्न अनुसार, ठीक है, ये आप लोगों को खुद करना है, क्योंकि ऊपर वाला क्वेश्चन आपको कंप्लीट बताया गया, ठीक है, आपको खुद करना है ये, सिर्फ और सिर्फ, अभी इसको पूरा बता देंगे, सिर्फ आपको कैलकुलेशन आपको खुद करनी है इसकी, राइट। प्रश्न अनुसार क्या कि 132 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये वाली गाड़ी जाए, ठीक है, और ये वाली, तो आपको पता है कि ज़्यादा समय ये ले रही है, ये क्या निकल गया, दूरी बटे चाल, समय हो गया ना, क्या होता है, दूरी बटे चाल। आप लोगों को पता होगा कि समय का क्या फॉर्मूला होता है, दूरी बटे चाल, यही फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, पूरे में सब बार जितने भी क्वेश्चन है सभी में ये यूज हुआ है। तो दूरी ऊपर लिख ली 132 और चाल ये जाए तो इतना समय लगा, तो ये तो धीरे चल रही ना, ये ज़्यादा समय है। और दूसरी वाली ने लिया 132 और डिवाइड बाय ये, दूसरे ने समय लिया ये कम है, क्योंकि इसने समय लिया ज़्यादा, ये लेती है समय कम, और दोनों का डिफरेंस है 1। ये आपको बता दिया क्या कि ये हिंट आपको मिल गई है प्रॉपर, कैसे लिखना है, इक्वेशन कैसे बनेगी। अब आपको इसी को कन्वर्ट करना है द्विघात समीकरण में, और आंसर कैलकुलेट करना है, और फिर कमेंट सेक्शन में बता भी देना है, राइट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
लास्ट क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है, दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 168 है, ठीक है बच्चों। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, अब दो वर्ग हैं तो एक वर्ग बड़ा होगा, एक वर्ग होगा छोटा। तो वर्ग आप लोगों को पता है कि इसको वर्ग कहा गया, तो एक छोटा है होगा और एक बड़ा होगा। तो एक की तो साइड हमने x ले लेते हैं और दूसरे की साइड क्या ले लेते हैं, y। सारी साइड एक जैसी होंगी, तो उनके परिमापों का अंतर 24 है, ठीक है, वो भी देख लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, माना छोटे वर्ग की भुजा, ठीक है, छोटे वर्ग की भुजा और ये बड़े वर्ग की भुजा। तो लिख लेते हैं, माना छोटे वर्ग की भुजा x, छोटे वर्ग को हमने x माना है, ठीक है। अगर मीटर है तो मीटर में चलाते हैं हम भी, x मीटर, अलग अलग मान लेते हैं, ठीक है। और बड़े वर्ग की भुजा कितनी है, बड़ा, अलग अलग मानने में ये इजी रहेगा, y। अब प्रश्न अनुसार इक्वेशन भी आराम से बन जाएगी और द्विघात समीकरण में कन्वर्ट भी हो जाएगा, ठीक है। देखो प्रश्न अनुसार क्या कहा, आप लोगों को पता होगा कि क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, भुजा गुणा भुजा। भाई क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा। तो दोनों के क्षेत्रफलों में अंतर, दोनों के क्षेत्रफलों का योग। तो देखो क्षेत्रफल क्या होता है, ये लिख दिया, देखो क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, यानी ये x है और ये x है, तो x गुणा x, एक्स स्क्वायर क्षेत्रफल, इसका हो जाएगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। उसके बाद करें परिमाप की बात, परिमाप होता है चारों साइडों का सम। भाई चारों साइडों को जोड़ेंगे तो 4x, इसकी चारों साइडों को जोड़ेंगे तो 4y, ठीक है। ये यहाँ पर बता दिया, अगर आपको बताना है तो साइड में बता भी सकते हैं, राइट। प्रश्न अनुसार क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि उनके क्षेत्रफलों का योग 468 है, तो हमने तो लिख दिया प्रश्न के अनुसार, तो क्षेत्रफलों का योग, तो इसका क्षेत्रफल ये आ गया और दूसरे वाले का क्षेत्रफल ये आ गया। अब दोनों के क्षेत्रफलों का योग 468 है, ये इक्वेशन आ गई फर्स्ट। अब दोनों का परिमाप, ये इक्वेशन क्या है, फर्स्ट लिख लेते हैं, फर्स्ट है। और दूसरे नंबर पर क्या है, दोनों के परिमाप को माइनस करने पर 24 आता है अंतर। तो वो तो बड़े में से ही छोटा घटाना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा वाला ये माना है हमने, राइट। हमने ऊपर लिखा भी है, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो बड़ा हमने y माना है, तो बड़े को आगे लिख लेते हैं, ठीक है। तो 4y परिमाप और ये आ गया 4x परिमाप, दोनों को घटाने पर आ जाता है कितना, 24। दो इक्वेशन हम लोगों को मिल गई है। अब हमारा जो कंसेप्ट है द्विघात समीकरण, तो वो आ जाएगा यहाँ से। अब डिवाइड कर देते हैं 4 से इस वाली इक्वेशन को, ठीक है, ठीक है, इस वाली को 4 से डिवाइड कर लेते हैं, छोटा हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। समीकरण 2 को लिख लेते हैं यहाँ पर, क्या, समीकरण 2 को 4 से भाग करने पर, वो इसलिए कर दिया है क्योंकि दोनों तरफ पॉसिबल है, 4 से भाग करने पर पॉसिबल है दोनों तरफ, नहीं होता तो नहीं करते। 4 से भाग करेंगे तो बचेगा y, ये बचेगा x, ये बचेगा 24। फ़ायदा क्या हो गया कि y को यहाँ छोड़ेंगे, x उधर जाके जुड़ जाएगा, ये आ गया। तो y की वैल्यू ये हमने निकाल दिया। अब हम क्या लिख सकते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या लिख लेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर किसका मान, y का मान। देखो y का मान ये लिखा ना अभी, तो समीकरण 1 में रख दो। देखो अब यहाँ से द्विघात समीकरण मिलेगा, अभी तक हम लोगों को द्विघात समीकरण नहीं मिला। क्या लिखेंगे समीकरण 1 में, देखो ये समीकरण 1 ये वाला है, तो एक्स स्क्वायर लिखा, y की वैल्यू क्या रख देंगे, y की वैल्यू ये पूरा रख देंगे 24 + x, ये रख देंगे भाई। अब आ गया 468। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से हम लोगों को मिलेगा द्विघात समीकरण, राइट, ठीक है। थोड़ा स्क्रीन अभी बढ़ाएंगे, ठीक है, कम पड़ेगा स्पेस, क्योंकि देखिए क्या लिखें यहाँ पर, x² प्लस इसको फॉर्मूला लगा लेते हैं ना, a² b² 2ab। तो बच्चों a² करेंगे 24 का स्क्वायर, b² करेंगे x का स्क्वायर, और प्लस में 2ab यानी 2 × 24 × x, और बराबर आ गया 468। बच्चों ये आ गया x² प्लस में 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, प्लस में x², और इसको जोड़ लो बच्चों, कितना हो गया 24 दूनी 48, ये भी आ गया 468। बच्चों x² कितना ऐड कर देंगे, 2x² हो गया। 48 को भी लिख लेंगे 48x, ठीक है, द्विघात समीकरण तो बन ही गया आपका। और इसमें से 576 है ना, ये उधर ले जाके घटा भी देंगे,
तो बच्चों 576 में से घटा लेते हैं 468, तो बचेगा कितना, 16 में से 8 गया 8, 6 में से 6 गया 0, यहाँ बचा था 1, ठीक है। तो ये बच गया था 108, तो ये उधर जाके जैसे ही माइनस किया ना तो 576 में से घट गया था, तो प्लस का ही बचा था 108। तो बच्चों ये एक बहुत सिंपल सी इक्वेशन बन गई है अभी हमारी। अभी हम लोग क्या करते हैं, हाँ नेक्स्ट स्क्रीन बढ़ा के देख लेते हैं एक बार अब। हाँ अभी क्या है, एक मिस्टेक इसमें हो भी गई है, वो देख लेते हैं। स्क्रीन बड़ी कर दी है, लेकिन एक मिस्टेक यहाँ पर ये हुई है, देखिए 4 से हम लोगों ने डिवाइड यहाँ पर किया है तो ये y भी आ गया था, ये भी ठीक है। ये 6 कर देना आप लोगों को, जैसे 4 से डिवाइड किया ना तो ये 6 आना था, कितना आएगा, ये 6 आ गया बच्चों। तो 6 उधर जाके घटा दो, ये थोड़ा सा अपने को ठीक करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना इसको। फिर हमने यहाँ पर y की जगह पे पुट किया तो ये आ गया था 6, राइट। तो इसको देख लेते हैं, हटा देते हैं इसको यहाँ से, राइट, पूरा इसको लिख लेते हैं। तो लिखा हमने ए स्क्वायर, यहाँ पर क्या लिखा है इसका, ए स्क्वायर 36 आ गया, बी स्क्वायर और 2ab करेंगे तो आ जाएगा 6 दूनी 12x, और ये आ जाता 468। दोनों को ऐड करें तो आ जाएगा 2x स्क्वायर, और ये आ गया 12x, ठीक है। और 36 बचा है यहाँ पर, इक्वल टू 0 है, यहाँ पर क्या था अभी, इक्वल का साइन है, यहाँ पर क्या है, इक्वल का साइन, राइट। अब ये उधर ले जाके हम माइनस कर देंगे तो माइनस आ जाएगा, 468 में से 36 माइनस करेंगे तो 2 3, कितना बचेगा 432, बड़ा है ना ये, माइनस आ जाएगा, प्लस का है तो माइनस, तो 432 बचा, कब, जब हमने माइनस कर दिया इसमें से 36। अब ये डिवाइड कर सकते हैं हम, 2 से छोटा हो जाएगा तो छोटा कर देते हैं, डिवाइड बाय 2। तो जैसे ही इसको किया डिवाइड बाय 2 तो कितना बचेगा, यहाँ पर लिख देंगे 2 से भाग करने पर, ठीक है। क्या लिख देंगे, 2 से भाग करने पर लिख दिया, 2 से भाग करने पर। जैसे ही भाग किया तो देखो ये बचेगा x स्क्वायर, ये बचेगा 6x, छोटा होता है तो कर देना है, माइनस में बचेगा कितना, ठीक है, माइनस में कितना बचेगा 216, राइट, डिवाइड कर दिया 216। अब 216 को फैक्टर करें किस तरीके से, यहाँ लिख लेते हैं। देखो 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 2 एकम 2, 0 2 8 16, 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, ये आ गया। फिर 2 से काटें 27 दूनी 54, 2 से 3 से कटेगा 3 दूनी 27, 3 3 9, 3 एकम 3, राइट। अब आपको ये देखना है कि 6 कैसे आ सकता है यहाँ पर, तो 3 3 9 और 9 दूनी 18, 3 3 9, 9 दूनी 18, ये है एक तो 18, और 2 दूनी 4 3 12, राइट। तो क्या बन जाएगा, देखो 18 और 12, ठीक है, कैसे बन जाएगा 18 और 12, ठीक है। देखो ये जिस पे सर्कल किया है 3 गुणा 3, और ये 3 3 9 9 दूनी 18, और बाकी जो बच गया वो 18, तो घटाते हैं आपस में तो 6 भी आता है। तो क्या लिखें, एक्स स्क्वायर प्लस में 18x, ठीक है, आपस में घटाने के बाद आना चाहिए ना, तो घटा देते हैं, देखो ऐसे 12x, प्लस का 18x लिया और ये माइनस का 12, दोनों को आपस में घटाएंगे तो प्लस का आता है ना 6, तो ऐसा पॉसिबल है। कॉमन ले लेते हैं जो भी आ रहा है, x प्लस 18 बचेगा, सिर्फ x कॉमन है, यहाँ से कॉमन 12 है तो ये भी x प्लस 18 हो जाएगा, ठीक है। कितना कॉमन है 12, तो ये भी बचेगा x प्लस 18, सेम आना जरूरी है। ये हो गया x प्लस 18 और हो गया x माइनस में 12 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 वैल्यू निकलती हैं, एक तो 18 को और एक 12 को, इस तरीके से कर ले, x की वैल्यू माइनस 18, x की वैल्यू प्लस 12, ये नॉट एप्लीकेबल है, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है वैल्यू, क्योंकि भुजा माइनस में नहीं हो सकती है, तो भुजा 12 हो सकती है, राइट। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 12। अभी हम लोगों ने x की वैल्यू ही कैलकुलेट यहाँ पर कर ली है, राइट। तो बच्चों x की वैल्यू तो मिल गई हम लोगों को। अब आपको y की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है तो पुट इन इक्वेशन 3, इसको हमने क्या मान लिया 3 है माना ये इक्वेशन, यहाँ पे इजी रहेगा पुट करना, यहाँ भी कर सकते हैं। तो पुट इन 3 इक्वेशन, तो y की x की वैल्यू कहाँ करें, पुट इन 3rd इक्वेशन, तो लिख देंगे x का मान, समीकरण 3 मान लिया था हमने उसको, समीकरण 3 में रखने पर, राइट। अब देखो समीकरण 3 में रख लो तो y की वैल्यू यहाँ से आ सकती है कि y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है 6 + x,
तो देखो x हमने निकाला 12, तो आंसर आ जाता है 18। तो आपने देखा कि छोटे वर्ग की भुजा तो आ जाती है 12, ठीक है, और बड़े वर्ग की भुजा आ जाती है 18। तो आप लिख लेना इसको कि छोटे वर्ग की भुजा, ठीक है, कहाँ, यहाँ लिख देते हैं कि छोटे वर्ग की भुजा है, ठीक है, छोटे वर्ग की भुजा लिख देंगे, ठीक है, 12, और बड़े वर्ग की भुजा हो जाती है कितना, 18। बस सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर और मीटर है तो मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज हो जाती है अभी हमारी कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपनी लास्ट एक्सरसाइज 4.4 और ये हो जाएगा फिर चैप्टर पूरा कंप्लीट, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।